अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि अगर कैपेसिटर के साथ एसी और डीसी करंट लगा दिया जाए तो क्या होता है। ठीक है, ठीक है। टाइम को ज़ाया किए बगैर हम एक बात करते हैं। वो बात ये करते हैं कि देखो, उसमें दो कंडीशन हमने आज डिस्कस करनी है, उसके साथ एक रिएक्टेंस छोटी सी प्रॉपर्टी इसको भी डिस्कस करना है। कंडीशन वन ये है कि व्हेन वी कनेक्ट कैपेसिटर विथ डीसी वोल्ट और करंट, अगर हम इस कैपेसिटर को डीसी वोल्टेजेस और डीसी करंट के साथ लगा दें तो कैपेसिटर डज नॉट वर्क। ठीक है, लिखा हुआ क्या आ जाता है कि कैपेसिटर डज नॉट वर्क। कैपेसिटर वर्क क्यों नहीं करता? ठीक है, क्योंकि हम इसको डीसी करंट के साथ लगा देते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डीसी करंट होता है इसकी फ्रिक्वेंसी इक्वल टू ज़ीरो होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, ये अपनी जो डायरेक्शन होता है उसको ये चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंजेस डायरेक्शन। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन को कभी भी चेंज नहीं करता है, तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ज़ीरो होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हम यूज़ कर रहे हैं डीसी बैटरी। क्या यूज़ कर रहे हैं हम? बैटरी। और आपको पता है कि बैटरी से जो वोल्टेजेस और जो करंट हमें मिलता है वो कौन सा होता है? डीसी करंट होता है। ठीक है, अब लाजमी सी बात है, अगर ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव। और ये टर्मिनल क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमने कहा कि यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और करंट फ्लो होते होते करंट फ्लो होते होते हुआ क्या? करंट फ्लो होते होते ये हुआ कि यहाँ पर करंट पहुँचा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, करंट पहुँचा और यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। चार्जेस का होना स्टार्ट हो गए, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। जब चार्जेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर एक पोटेंशियल बनता है जिसका हम डेल वी कहते हैं। क्या बन जाता है? पोटेंशियल बनता है। और हम ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा वोल्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, मतलब उतना ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर करंट भी बनने लगता है। अब होता पता ही क्या है? होता ये कि ये जो पोटेंशियल बनता है, ये वाला पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल को ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इस करंट को आगे पहुँचने का एक रास्ता नहीं मिलता कि ये और चार्जेस को इन प्लेट्स के ऊपर क्या करें? एक्यूमुलेट करें, जमा करें। ठीक है, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर क्या करता है? इस पूरे करंट को ब्लॉक कर देता है, यहाँ से आने वाले वोल्टेजेस को ब्लॉक कर देता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए स्टार्टिंग में तो वर्क करता है, स्टार्टिंग में वो वर्क करता है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की, यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो ये पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल को ब्लॉक कर देता है, करंट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम कैपेसिटर को डीसी करंट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्रिक्वेंसी मतलब पोलरिटी चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये तो होती है हमारे पास कंडीशन नंबर 1। अब हमने देखना है कि अगर हम इस कैपेसिटर को एसी करंट के साथ अटैच करते हैं, मतलब कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 क्या है हमारे पास? डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 हमारे पास ये है कि व्हेन वी कनेक्ट एसी वोल्टेजेस या फिर एसी करंट, सो आई और वी साइमल्टेनियसली यहाँ पे मूव करते हैं या किस तरह से परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, देखते हैं। अब देखो, हुआ ये कि यहाँ से, अब फिगर नंबर 1 में देखो, फिगर नंबर 1 में हमने देखा कि यहाँ से करंट मूव करने लगा। ठीक है, सो जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? अब करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अच्छा, ये करंट कौन सा करंट है? अब हम यूज़ कर रहे हैं एसी करंट। एसी करंट क्या करता है? अपनी पोलरिटी को चेंज करता है। अपनी पोलरिटी को क्या करता है? वो चेंज करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि वो अपनी क्या करता है? चेंजेस पोलरिटी। क्या करता है? वो अपनी पोलरिटी को चेंज करता है। अब हमने देखा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 चार्जेस आ सकते थे पॉजिटिव प्लेट पे, यहाँ पे 3 चार्जेस आ सकते थे नेगेटिव प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब चार्जेस की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है जिसको हम डेल वी कहेंगे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था कैपेसिटर के टॉपिक के अंदर। सो अब हमने देखा कि यहाँ पर पूरे चार्जेस आ चुके हैं,
अब इस करंट ने क्या किया, इस करंट ने अपनी पोलरिटी चेंज कर ली। पहले ये मूव कर रहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहले ये मूव कर रहा था, देखो ये करंट ऐसे मूव करता है ना, पहले मूव कर रहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल मूव करने लग जाएगा। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल मूव करने लगेगा तो ये वाली जो प्लेट होगी अब ये नेगेटिव चार्जेस की तरफ आ जाएगी और ये वाली जो प्लेट होगी वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ आ जाएगी। कहने का मकसद ये होगा डियर स्टूडेंट्स के जो एसी करंट होता है, इस एसी करंट की सलाहियत ये होती है, एक एबिलिटी होती है कि ये अपनी पोलरिटी चेंज करता है। जब ये पोलरिटी चेंज करता है तो ये जो कैपेसिटर है ना, दो काम इसके अंदर और होते हैं। ये कैपेसिटर एक दफ़ा चार्ज होता है, ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, जब डिस्चार्ज होता है तो करंट अपनी पोलरिटी चेंज करता है, वापस से इसको चार्ज कर देता है। ठीक है, फिर अगले ही उसी सेकंड के अंदर ये करंट कहाँ से न्यू जाने के बाद यहाँ से वापस अपनी हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ जाता है। तो करंट इस पॉइंट के ऊपर आकर, जब ये पॉइंट 0 पर आता है तो इस पॉइंट के ऊपर आकर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ ये चार्ज होने लग जाता है, फिर ये अपनी पोलरिटी चेंज करता है। तो इस वजह से एसी के ऊपर कैपेसिटर काम करता है, जिसको हम कहते हैं ना एसी के ऊपर जो है ना कैपेसिटर काम क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि एसी करंट अपनी पोलरिटी चेंज करता है। अब ये लाज़मी सी बात है, डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं होगा, यहाँ पे कोई चार्जेस मौजूद नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो पीछे से करंट यहाँ पर चार्जेस को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता रहेगा। सो इसलिए हम ये कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पोलरिटी चेंज होने की वजह से जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से एसी करंट के ऊपर ये कैपेसिटर काम करता है। ठीक है, अब हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे दो ग्राफ तो बनाए हुए हैं और तीसरा ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाना है। चलो जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा ग्राफ ये हम बनाएंगे वाई एक्सिस, ये होगी आपकी टाइम एक्सिस, ठीक है, और ये होगा आपका करंट एक्सिस। अब हम यहाँ पर डिफरेंट पेन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से हर चीज़ शो हो। हमने कहा कि ये आपके पास है चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, ये है वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये है चार्ज वर्सेस टाइम करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो इसमें क्या होता है, अब करंट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थर्ड ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, होता डियर स्टूडेंट ये है कि करंट मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर होता है। ठीक है, एसी करंट है ना, करंट मैक्सिमम होता है, अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ होता। करंट मैक्सिमम पोजीशन से ज़ीरो की तरफ आता है, करंट मैक्सिमम पोजीशन से ज़ीरो की तरफ आना स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, जब करंट मैक्सिमम होता है मीन्स कि करंट जब कैपेसिटर के पास नहीं पहुंचा होता है तो चार्जेस क्या होते हैं, ज़ीरो। ठीक है, अच्छा जी, जब वोल्टेजेस, जब चार्जेस नहीं होते तो वोल्टेजेस भी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब जैसे जैसे करंट आपका मिनिमम होना स्टार्ट होता है, इसी तरह से जो चार्जेस हैं वो मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब चार्जेस मैक्सिमम होना स्टार्ट होंगे तो वोल्टेजेस भी क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये जो करंट होता है इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है, उसके बाद अपनी पोलरिटी को चेंज करता है। पोलरिटी चेंज करता है तो लाजमी सी बात है, जब वो पोलरिटी चेंज करता है तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो प्लस वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस वजह से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होते वक्त ये अपनी मिनिमम पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जब चार्जेस मिनिमम पोजीशन पर आ जाएंगे तो लाजमी सी बात है वोल्टेजेस भी कहाँ पर आएंगे, मिनिमम पोजीशन पर आएंगे। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल V। ठीक है जी, अच्छा अब क्योंकि करंट वापस से मैक्सिमम है, अब ये करंट क्या करने वाला है, अब ये करंट वापस से कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने वाला है। ठीक है, अब क्योंकि ये अपनी पोलरिटी चेंज कर चुका है तो पोलरिटी चेंज करने के बाद अब देखो यहाँ पर ये वोल्टेज मैक्सिमम हो गए। ठीक है, क्यों, लेकिन नेगेटिव पोर्शन के अंदर, नेगेटिव साइकिल के अंदर। उसकी वजह ये है कि आप कैपेसिटर अपनी पोलरिटी चेंज कर चुका है। ठीक है, पोलरिटी चेंज करने के बाद ये कैपेसिटर वापस से डिस्चार्जिंग की तरफ जाएगा तो वोल्टेज और जो आपका चार्ज होगा वो अगेन ज़ीरो की तरफ जा रहा होगा, लेकिन करंट आपका मैक्सिमम की तरफ जा रहा होगा। मैक्सिमम करंट होगा तभी तो आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा, और चार्ज होगा तो उसमें चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होने के बाद उसमें एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये देखा कि जो वोल्टेज और करंट है, जो वोल्टेज एंड करंट नॉट, हम ये लिख सकते हैं कि नॉट मूविंग साइमल्टेनियसली।
नॉट मूविंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करेगा बताओ, इस कंडीशन के अंदर वोल्टेज लेग कर रहा है करंट को, एलजी लेग, या फिर लीड कर रहा है करंट को, किसको, करंट को, या फिर वाइस वर्सा, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसको हम एक मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे को कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, वोल्टेज और करंट एक दूसरे को कर क्या रहे हैं, मैथमेटिकली इसको प्रूव करके देखते हैं। मैथमेटिकली बड़ा आसान है, कैसे हम करेंगे, देखो भाई, मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि आ जाओ सर बोले, ओके। अच्छा जी, मैथमेटिकली अब इसको करके देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, फलाना फलाना एंड सो ऑन। सो देखो, जो चार्जेस stored in a capacitor है, charges stored in a capacitor due to the variable voltages and current, वो बराबर होता है Q is equal to C into V। ठीक है, Q is equal to C into V। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं, यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं, ये वोल्टेजेस क्या हैं, वेरिएबल वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज क्या है, वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास होते हैं इक्वल, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा इंटू टी। आपने इस वेरिएबल वोल्टेज की वैल्यू को उठाकर इस V में पुट कर देना है। तो यहाँ पर जो चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे वो होंगे Q इज इक्वल टू सी V नोट साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। अब हम बात करते हैं करंट की, किसकी बात करते हैं, करंट की, क्योंकि हमने देखा वोल्टेज क्या है, वेरिएबल है। सो अब करंट देखते हैं, ये वोल्टेज आ गया ना, वेरिएबल वोल्टेज है। सो करंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। करंट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। देखिए जी, Q की वैल्यू हमारे पास है सी वी नोट साइन ओमेगा इंटू टी। सो हमने Q की जगह पुट कर देनी है। सो ये बचेगा I इज इक्वल टू डी सी वी नोट साइन ओमेगा इंटू टी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, लाजमी सी बात है, अगर हम बात करें कैपेसिटर की तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट जो चीज़ें आपको इस फॉर्मूले में नज़र आ रही हैं, एक तो वो कैपेसिटेंस होगी जिसको हम C कह रहे हैं, C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, और यहाँ पर V नोट जिसको हम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस कह रहे हैं। ठीक है, V पीक, लाजमी सी बात है भाई, AC सोर्स है तो AC सोर्स में एक पीक वैल्यू तो होगी ना। सो ये आपके पास C और V नोट क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को, अच्छा जी, D का मतलब यहाँ पे क्या है, D का मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, D का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफ्रेंशिएट। मैं आपको बड़ा इजी तरीके से ये डेरिवेशन करवा रहा हूँ, जो आपकी बुक में थोड़े मुश्किल तरीके से हुई भी है। तो इंशाल्लाह आप ये देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा ना। सो हमने क्या करना है कि देखो, डिफ्रेंशिएट कभी भी कांस्टेंट चीज़ों का नहीं होता है। सो I इज इक्वल टू, हमने क्या किया, C बाहर निकाल लिया, V नोट बाहर निकाल लिया। ठीक है, C और V नोट बाहर निकाल लिया, क्या बचा, D साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी, डी साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय टी टी।
अब देखो हमने साइन थीटा, ये जो आपको ओमेगा टी नज़र आ रहा है इसको हम थीटा भी कह सकते हैं और इसको हम फेज़ एंगल भी कहते हैं। आपको अगर याद हो कि लास्ट वीडियोस में हमने इसको फेज़ एंगल कहा था ना, इसको हम साइन थीटा भी कह सकते हैं। सो डी स्टूडेंट्स, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्या है, एक आपके पास, सॉरी इसको हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहेंगे, एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएट का, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। वो फॉर्मूला ये कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो डी साइन ओमेगा डिवाइड टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो वह इक्वल आपके पास होता है ओमेगा और कोस ओमेगा इंटू टी, ओमेगा कोस ओमेगा इंटू टी। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यही ओमेगा पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है आपका कोस के अंदर, बाकी ओमेगा टी तो कांस्टेंट रहता है, वो ये रहा, ठीक है। सो डी, आप इस पूरी वैल्यू की जगह पे डी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी की जगह पे क्या लिखोगे, ओमेगा कोस ओमेगा टी लिखोगे, ठीक है जी। सो अब हमने ये लिखना है, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू सी वी नोट ओमेगा कोस ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ओमेगा कोस ओमेगा इंटू टी हमारे पास यहाँ पे बचा। अच्छा देखें जी, अब इसको हम थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। लास्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या, ये कहाँ चला जाता है यार, ये लास्ट फॉर्मूला देखें हमारे पास क्या आया, आई इज इक्वल टू सी वी नोट ओमेगा कोस ओमेगा इंटू टी, ठीक है। अगर मैं इस सी को और इस ओमेगा को इस वी नोट डिवाइडेड बाई कोस ओमेगा टी से डिवाइड करवा दूँ, कैसे, मिसाल के तौर पे आई इज़ इक्वल टू, क्या मैं ये जो ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ कि वी नोट कोस ओमेगा इंटू टी डिवाइडेड बाय 1 बाय सी ओमेगा। तो जवाब है जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 ओवर सी ओमेगा है ना, ये बराबर होता है रिएक्टेंस के, ठीक है, इसके इक्वल होता है ये रिएक्टेंस के, और रिएक्टेंस का मतलब होता है, समझ लो एक तरह की रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस। सो हमने कहा कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो या रिएक्टेंस है वो बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा इंटू सी के, ठीक है। सो आपने आई इज़ इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा इंटू टी लिखा और डिवाइड में ये आर लिख दिया। अब देखें आई इज़ इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाय आर। अब मैं आपको बताऊं, देखो ओम्स लॉ का फार्मूला वी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं ज़रा, वी इज़ इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वी नोट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आई नोट इंटू आर, ठीक है। सो ये बराबर हो जाएगा आई नोट इज़ इक्वल टू वी नोट डिवाइडेड बाय आर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा इंटू टी, ठीक है जी, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा इंटू टी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कोस ओमेगा टी जो है ना, उसके पास दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाता है ना ये, भाई वो शादी वाला नहीं, भाभी आवेगी हमारी भाभी आवेगी वाला नहीं। सो आई इज इक्वल टू आई नोट, ठीक है, कोस ओमेगा इंटू टी, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये है कि जो कोस ओमेगा, ये कोस ओमेगा इंटू टी होता है वो बराबर होता है 90 प्लस ओमेगा इंटू टी के और 90 माइनस ओमेगा इंटू टी के, ठीक है, दोनों के बराबर होता है। अब क्योंकि हमारे पास ये थीटा पॉजिटिव वैल्यू के अंदर है तो हम ये वाली टर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा यहाँ पे सॉरी साइन भी आता है ना, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी हम साइन यूज़ करेंगे, बाय मिस्टेक हो गया रे बाबा। तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी आई इज़ इक्वल टू आई नोट साइन 90 प्लस, ठीक है, ओमेगा इंटू टी, और 90 बराबर डिग्रीज बराबर होते हैं पाई बाय 2 रेडियन के, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आई इज़ इक्वल टू आई नोट साइन
π/2 प्लस ओमेगा इंटू टी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आया करंट का। अब इससे क्या मालूम हुआ, नहीं इससे हुआ क्या मालूम भाई, इससे ये मालूम हुआ, इससे ये मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें ये मालूम हुआ कि करंट मैक्सिमम पोजीशन पर था 90 डिग्री के ऊपर। कहाँ पर था, हम ये लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या लिखते हैं हम, हाँ जी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब क्योंकि देखो I इज इक्वल टू आई नोट साइन π/2 आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो करंट है वो मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो मिनिमम से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर अब हमारे पास आता है कि I इज लीडिंग टू V बाय 90 डिग्रीज और π/2 रेडियंस। इसी तरह से V इज लेगिंग टू I बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियंस, ठीक है जी। तो ये मेन मकसद था इस टॉपिक का कि I और V के साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, जवाब आया नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, ठीक है। और जिस तरह करते हैं उसको मैंने आपको बताया। अगर इसकी फेजर डायग्राम बनाई जाए, अगर इसकी फेजर डायग्राम बनाया जाए तो फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखिए जी, ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ही आपकी फेजर डायग्राम बनेगी और बड़ी आसान है। अब देखो आई हमारे पास से मैक्सिमम पोजीशन पर था, लेकिन मैक्सिमम पोजीशन कौन सा, मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपने आई कहाँ बनाना है और वी कहाँ बनाना है, या आपने रट्टा ही मारना है, उसको आपने अच्छी तरह से समझना है। मेरा दिल ये पुकार। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि आई जो है ये है मैक्सिमम पोजीशन पर, लेकिन कौन सी एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इस तरह जी वोल्टेज है ये है मिनिमम पोजीशन पर, लेकिन कौन सी एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अब यहाँ पर आपने बड़ा आसान फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो देखो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा यूँ क्या, करंट, और एक्स पर आएगा क्या, वोल्टेज, ठीक है। आई तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन बनेगा, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसा सर्किट, अ सर्किट in which capacitor is attached with AC sources known as capacitive सर्किट। एक होता है आपका रेजिस्टिव, एक होता है कैपेसिटिव, ठीक है, और आगे आएगा इंडक्टिव, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। अब हम आते हैं रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है, रिएक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिएक्टेंस। रिएक्टेंस होता क्या है, देखो जो रिएक्टेंस को शो किया जाता है XL से, सॉरी XC से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/ω/c के, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है आपके पास, एंगुलर फ्रिक्वेंसी करंट की,
और जो सी जो होता है वो आपके पास होता है कैपेसिटेंस। क्या होता है वो? कैपेसिटेंस। ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 2πf के, तो ये फार्मूला आपका कुछ इस तरह से बन सकता है कि एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πf इंटू सी। ठीक है। सो यहाँ पर एक रिलेशन हमें मिलता है कि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। मतलब अच्छा, मतलब हम बाद में सीखेंगे। रिएक्टेंस है क्या? एबिलिटी ऑफ अ सर्किट। एबिलिटी of a circuit, of a capacitive circuit, which ability of a capacitive circuit which resist the change in AC sources frequency। ठीक है, समझ लो एक तरह की रेजिस्टेंस है उस सर्किट के अंदर जिस सर्किट में ऐसी सोर्सेज के साथ कैपेसिटर अटैच हो। इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? ओम ही होता है, क्योंकि ये एक तरह की रेजिस्टेंस होती है कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है रिएक्टेंस, और यहाँ हम अपने लेक्चर को अख्ताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।